कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। 72nd बीपीएससी को लेकर श्योर सक्सेस टीम अपनी तरफ से जो आपके लिए विजेता टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, उसी में पहला टेस्ट का डिस्कशन आज भी हम लोग करेंगे। और यह सीरीज आपको बनाने के बाद पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और आप 71, 69, 68 का जो क्वेश्चन पैटर्न देखें वो कहीं ना कहीं झलक आपको इस सेट में दिखाई देगा। एक और बात है, 17वीं बीपीएससी को मैंने नज़रअंदाज किया है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल था, वनडे टाइप ज़्यादा था, इसलिए मैंने 72 को 71st बीपीएससी पैटर्न पर ज़्यादा रखा है। अब आपके सामने आज 25 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और ये डे बाई डे होगा। अब 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही होगा ये लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कि आप जो सेट बना रहे हैं उसमें आप मतलब बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उसको टैकल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये ज़रूरी हो जाता है। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। फटाफट मैं करवा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ डिस्कशन अगर होगा तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है, आप भी समझते हैं इस बात को, लेकिन प्रयास रहेगा कि तुरंत ही करवा दूँ। आपका यह टॉपिक था। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जो लगभग 22 टेस्ट का श्रृंखला है, जिसमें पहला टेस्ट ही एंशिएंट हिस्ट्री का था, अगला टेस्ट मिडाइवल है प्लस करेंट है। इसमें भी एंशिएंट का 110 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन करेंट का है, जनवरी फरवरी 2025। अगला जो टेस्ट है मिडाइवल का है और इसमें करेंट जो रहेगा मार्च और अप्रैल का रहेगा। तो इस तरह हम लोग पैटर्न एक पूरा सेट किए हैं। आप चाहें तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके ले सकते हैं। आप करिएगा तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा व्हाट्सअप पे भी, तो आप कर सकते हैं। टॉपिक यहाँ सामने दिया हुआ है, उसी पर अभी हम लोग काम करेंगे। विजेता टेस्ट सीरीज है, ये इंस्ट्रक्शन है सारा, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। अब आप बनाने का प्रयास करिएगा, मुझे लगता है कि आप बना ही पाइएगा। यह क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध और जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में विचार व्यक्त कीजिए। विथ रेफरेंस टू फिलोसफिकल प्रिंसिपल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, बौद्ध धर्म अनात्मवाद में विश्वास करता था, जबकि जैन धर्म का मानना है कि केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं बल्कि पत्थरों और जल में भी आत्मा होती है। और जैन धर्म अपने विश्वास को लेकर, दर्शन को लेकर थोड़ा ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए कि उस पर विश्वास करते थे, इसलिए आप देखिएगा वो अपने पैर के नीचे भी किसी जीव जंतु को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। खैर, यहाँ अनात्मवाद का अर्थ क्या होता है पता है आपको? अनात्मवाद वेदों की प्रामाणिकता को सही मानते हुए कहता है आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, मतलब इसको नकारते हैं। लेकिन जैन धर्म वाले तो हर जीवित प्राणी में, इवन पत्थर जल में भी, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों में आत्मा देखते हैं एक तरह से। वहीं दूसरा कहता है जैन धर्म के अनुसार निर्वाण केवल शरीर त्यागने के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन की इच्छाओं को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण कहने का मतलब यहाँ सीधा है मोक्ष से है। और आपको लेखना विधि तो आप जानते ही होंगे, जो जैन धर्म में बहुत प्रचलित विधि है। तो क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ज़रा एक बार आप सोचिए और बताइए। तो मैं बता दूं कि यहाँ आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जैन जो लोग हैं वो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, और इस ये कारण भी रहा है कि शायद जैन धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, जबकि बौद्ध दर्शन जो है मुक्ता मध्यम मार्गी है। और यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, तो 67 में 68 में यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इस तरह से फ्रेम किया है मैंने ये क्वेश्चन, उसी को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने शक्तिशाली वज्जी संघ को हराने के लिए अपने किस कूटनीतिक मंत्री का उपयोग किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वज्जी संघ में फूट डाल दी। संघ का मतलब है कि एक राउंड टेबल पर कई सारे राजा बैठते थे। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया मैंने, जिसमें सब सहमति से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। अजातशत्रु ने 16 बार वज्जी संघ पर आक्रमण किया, 16 बार, एक बार दो बार नहीं, 16 साल तक युद्ध लड़ा, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक काम किया, अपने मंत्री वस्कार को भेजा और आपस में ही 10 राजाओं में फूट डलवाया। और इसी समय 2 हथियार का बहुत बार नाम आता है, और वह है महाशीलकंटक
और रथ मूसल। इस हथियार का प्रयोग मुख्यतः इसी वज्रसंघ के युद्ध में ही अजातशत्रु ने किया था। अच्छा, एक जीवक का भी नाम बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। जीवक किनके थे? तो ये बिंबिसार के राज्य वैद्य थे, बिंबिसार के ये राज्य वैद्य थे। और इनके बारे में एक जान लीजिए, अवंती के राजा को जब पीलिया हुआ था तो उसको इलाज करने के लिए जीवक को ही भेजा गया था। राजपदोत जो थे उनको इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। अगला है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। अब कह रहा है, कथन को पढ़िएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। 13वें प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध अशोक के धम्म विजय का वर्णन है। भाब्रू शिलालेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें स्वयं अशोक स्वयं को स्पष्ट रूप से मगध का राजा यानी पियदसी लजा मागधे कहते हैं। तो कौन सा कथन आपको सत्य लग रहा है, एक बार आप भी सोचिएगा, बताइएगा। तो बारी बारी से कथनों पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, और यह बिल्कुल सही है। हालांकि दो और भाषाओं का जिक्र होता है, वह है खरोष्ठी और अरमाइक, खरोष्ठी और अरमाइक भाषा। लेकिन अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में ही हैं और ब्राह्मी भाषा में ही हैं। दूसरा जो है 13वें प्रमुख शिलालेख की बात जो यहाँ किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है। अशोक के धम्म विजय के बारे में चर्चा किया जा रहा है। शिलालेखों के बारे में एक बात समझ लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य था जनता को धर्म के बारे में जानकारी देना। जो अशोक ने धर्म चलाया था उसके बारे में संदेश देने का काम ये करते थे। और ये जो शिलालेख है भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह फैला हुआ था। यह अफगानिस्तान से कर्नाटक तक, उड़ीसा तक, चारों तरफ फैला हुआ था। तो इसकी चर्चा खूब होता है। वहीं भाब्रू शिलालेख की बात करें जिसमें त्रिरत्न की भी चर्चा की गई है, बुद्ध धर्म और संघ की बात की गई है, वो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक स्वयं को स्पष्ट रूप से मगध का राजा कहते। तो ये आप समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारत में सिक्कों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नॉट करेक्ट, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो कहता भारत में पहले, सबसे पहले लेख वाले शासकों के चित्र वाले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। क्या ये सही है? कुषाण शासक भीम कन्फ्यूशियस ने बड़ी संख्या में शिव और आनंदी की आकृति वाले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से शीशे और प्रोटीन के सिक्के जारी किए। और गुप्त काल में जारी किए गए चांदी के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। तो कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कौन सा कथन आपको इसमें गलत लग रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से चलते हैं। बात तो सही है कि भारत में सबसे पहले लेख वाले शासकों के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। और एक बात और ध्यान रखिए, ये सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जारी किए गए, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है, किनको जाता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कुषाण को जाता है। एक सबसे अधिक किसके शासन काल में सोने के सिक्के चलाए गए? तो गुप्तों का शासन था जब सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों का प्रचलन था। कुषाण शासक किम कन्फ्यूशियस ने बड़ी संख्या में शिव नंदी की आकृति वाले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है। सातवाहनों शासकों ने मुख्य रूप से शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलाए, ये भी सही है। गुप्त काल में जारी किए गए चांदी के सिक्कों को दिनार नहीं कहा जाता था, ये थोड़ा सा तो याद हो गए। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। तो दिनार किसको कहा जाता था? दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता था। सोने के सिक्के जो थे उनको क्या कहते थे? दिनार कहते थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चांदी के सिक्कों जो रूपक कहा जाता था, इसको चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है, ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है, ठीक है। शकों को हराने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली के बारे में क्या सही है? तो कहता है पहला, या पूरी तरह से स्वदेशी कला शैली है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, स्वदेशी कला शैली नहीं है, बल्कि इंडो ग्रीक कला शैली है। अच्छा सॉरी, मुझे पूरा पढ़ लें, आप पढ़ लीजिए, एक बार पॉज कर दीजिए और पढ़ लीजिए और फिर आंसर दीजिए, फिर मैं बताता जाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पॉज करके आप एक बार आंसर कर लीजिए।
गंधार कला शैली, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि यह कुषाणों के काल में बहुत फला फूला। इसको एक और कला शैली के नाम से जानते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट कला शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। कहता है इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ मुख्य रूप से चित्तीदार बलुआ पत्थरों से निर्मित था, तो बिल्कुल गलत है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ था नीले ग्रे पत्थर से निर्मित था, नीले ग्रे पत्थर से निर्मित था। ठीक है, ये जान लीजिए आप। और इस शैली में हेलेनिस्ट कला का गहरा प्रभाव था, जिसमें बुद्ध को अपोलो देवता के समान दिखाया गया है। ये बिल्कुल सही है। बुद्ध को यहाँ पर देवता के रूप में दिखाया गया है और इनके कपड़ों को जो राजशाही टाइप का कपड़ा है ना, वैसे दिखाया गया है। घुंघराले बाल दिखाए गए हैं और मूछ दिखाया गया है। तो ये जो है यूनानी और रोमन कला के समतुल्य दिखाया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अच्छा, चित्तीदार बलुआ पत्थर का जो प्रयोग हुआ है वो मथुरा कला शैली में हुआ है, मथुरा कला शैली में हुआ है। तो हमने देखा कि हेलेनिस्ट कला का गहरा प्रभाव इस पर दिखता है। किस पर? गांधार कला शैली पर। आगे बढ़ते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस का मुख्य विषय क्या था? ऐसे आपने मुद्रा राक्षस को लेकर बहुत बार सुना होगा कि यह जासूसी नाटक है। कैसा नाटक है? राजनीतिक जासूसी नाटक है, पॉलिटिकल स्पाई पर आधारित है, जासूसी नाटक है। ठीक है। और एक बात और है, यह किस भाषा में लिखा गया मुद्रा राक्षस? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और यह किताब, एक बात सुन लीजिए, यह किताब लिखा गया था विशाख दत्त द्वारा गुप्त काल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये किताब मुद्रा राक्षस लिखा गया गुप्त काल में, लेकिन यहाँ कहानी वर्णन किया गया है मौर्य काल का, मौर्य काल का। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो यह गुप्तकालीन नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश को उखाड़ फेंकने और चाणक्य की कूटनीति कहानी बताता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, विशाख दत्त के बारे में एक और बात समझ लीजिए। इनका एक और रचना था जो खूब चर्चा में रहा, सेकंड रचना मुद्रा राक्षस के अलावा, ये था देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्त। ये भी एक रचना था। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी पर आधारित है, देवी चंद्रगुप्तम। तो इसको भी आप ध्यान में रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है गुप्तकालीन प्रशासनिक और आर्थिक शब्दावली में उद्रंग और ऊपरी कर शब्दों का क्या अर्थ है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उद्रंग और ऊपरी कर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि यह जो है, आप एक बार टिक आउट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर अपना बना लीजिए, फिर मैं बता ही रहा हूँ। यह जो उद्रंग है, यह कृषि भूमि पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को इंडिकेट करता है। और उद्रंग जो लगता था वह स्थायी जमीन के मालिक हैं उन पर लगता था, यानी कि स्थायी कृषक हैं उन पर लगता था। और जो ऊपरी कर था, जो अस्थायी कृषक हैं, जो आज यहाँ कल वहाँ, उन पर लगता था ऊपरी कर। ठीक है, ये छोटा सा बात था जो आपको समझना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता संगम साहित्य के अंतर्गत रचित ग्रंथ तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। तोल्काप्पियम, जिसकी रचना किया गया है तोल्काप्पियर द्वारा, रचना किया गया है तोल्काप्पियर द्वारा। ठीक है, यह क्या है? तो यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथों में से एक है। अच्छा, यहाँ संगम साहित्य मतलब संगम का क्या अर्थ है? तो संगम का अर्थ है कवियों की सभा। किसकी सभा? कवियों की सभा से इंडिकेट यह होता है, जो मदुरै में हुआ था पांड्य शासकों द्वारा, मदुरै में हुआ था पांड्य शासकों द्वारा। ठीक है, तो छोटा छोटा बात है। एक और चीज़ है कि इसी में तोल्काप्पियम में 4 प्रकार के जाति व्यवस्था की बात की गई है जो दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कभी। एक और बहुत अच्छा रचना है शिल्पाधिकारम, रचना है शिल्पाधिकारम। इसकी रचना किसने किया है? अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट एक बार करिएगा, आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपसे बस ये पूछना है कि इसका आंसर बताइए। लास्ट में कितना नंबर आया आपका बताते जरूर चलिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन
पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर बनाइए, फिर आगे चलिए, ठीक है। तो कहता भारतीय प्राचीन वास्तुकला की द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण विशिष्ट रूप से दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिर के काफ़ी अंतर है। दक्षिण भारत में आप कभी गए होंगे तो देखते होंगे गेटें बहुत बड़ा बड़ा रहता है, और उत्तर भारत में गेट बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रहता है। तो रेखीय शिखर, पंचायतन शैली, विशाल बहुमंजिला प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 9 का सी तो बहुत सही है। तो आंसर तो हमको लगभग मिल ही गया। लेकिन एक बात और है, रेखीय शिखर और पंचायतन शैली का बात बहुत बार सुन चुके हैं। 4 सहायक मंदिर इसके साथ, ये जो है ये नागर शैली का विशेषता है। नागर शैली के जितने मंदिर हैं उसकी विशेषता इसमें दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, विशाल बहुमंजिला प्रवेश द्वार जो होता है उसको शिखर को क्या कहते हैं, उसके शिखर को विमान कहते हैं। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जिसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तर्ज पर आप देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है। द्रविड़ शैली पर बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। किसने इसका निर्माण करवाया है, तो राजा राज चोल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। राजा राज चोल द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो बृहदेश्वर मंदिर को लेकर पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको बता दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंश और उसके संस्थापकों में कौन सा युग्म सही नहीं है। अब आपको इसमें गलत कौन सा है ये आपको साबित करना है। तो पॉज कीजिए वीडियो, आंसर कीजिए, फिर आइए, ठीक है। चलिए पॉज कर दिए होंगे तो आंसर पे पहुंचते हैं। आपका बताइए, चोल वंश का विद्यालय क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। राजधानी था तंजौर, याद करते हैं, राजधानी से भी कोई प्रश्न पूछता है। चालुक्य वंश जिसको बादामी कहा जाता है, पुलकेशिन प्रथम, बिल्कुल सही है, इसका राजधानी वातापी था। पल्लव वंश सिंह विष्णु ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, बिल्कुल सही है। कांचीपुरम इसकी राजधानी थी, कांचीपुरम। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। राष्ट्रकूट को अमोघ वर्ष ने नहीं बल्कि दंती दुर्ग ने, किसने, दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। और अमोघ वर्ष ने किसका, तो राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे, बहुत प्रतापी शासक हुए, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे अमोघ वर्ष। तो ये आंसर आपको मिल गया। अगला है 11 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से भली भांति परिचित थे, क्या ये सही है। गुजरात स्थित धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पाई शहर है जो 2 के बजाय 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। एनसीईआरटी पढ़िएगा, बहुत अच्छा से फिगर दिया हुआ है उसमें। सुरकोतदा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन आपको इसमें सही लग रहा है ये बताइएगा। सॉरी, अब पूछा जा रहा है कौन सत्य है, तो कौन सत्य आपको लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। आपने एक बात पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से भली भांति परिचित थे, बिल्कुल गलत बात है। ये कांस्य युगीन सभ्यता ही कहलाता है, तो ये लोहे के उपयोग से तो भली भांति परिचित नहीं थे, ये बात सही है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था, तो खोज 1924 में किया गया था, और यह खोज किया था सर जॉन मार्शल द्वारा, सर जॉन मार्शल द्वारा, ठीक है, इसका खोज किया गया था। एक और बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा सभ्यता जो था रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदाड़ो किसके किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। लोथल गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है जो आप आगे देखेंगे भी। और गुजरात स्थित धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पाई शहर है जो 2 के बजाय 3 भागों में बटा हुआ है। और सुरकोतदा में तो मिला ही है हड्डी, ठीक है। अच्छा, भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है, याद रखिएगा, राखी गढ़ी, ठीक है। तो ये फैक्ट हमने जाना। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, ये तो आप देखते ही कह सकते हैं, है ना। ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी सिंधु है, क्या ऐसा ही है। पुरुषनी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध हुआ था, तो कौन आपको सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, एक से अधिक गलत है, सही है, क्या लग रहा है आपको। तो आंसर इसका हो जाएगा 12 नंबर का, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं।
गंगा का उल्लेख तो सबसे अधिक बार हुआ नहीं था, सबसे अधिक बार जो हुआ है जिसका उल्लेख हुआ है सिंधु नदी। और सबसे पवित्र जो नदी माना जाता था उसको सरस्वती को माना जाता है, इसी को नदीतम नदी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, पुरुषनी नदी के किनारे ही दशराग युद्ध हुआ था। पुरुषनी नदी जिसको अभी रावी नदी के नाम से जानते हैं, भरत वंश के शासक थे सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, तो इसलिए 10 राग्य युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अगला जो है वो है मौर्य वंश में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत का 7वां अंग कौन सा है। अब देखिए, एक पुरुष का चित्र मैं बना रहा हूँ, बहुत अच्छा पेंटिंग मेरा नहीं है लेकिन सुन लीजिएगा। अच्छा, ये रहा चीज़ें। ठीक है, ये रहा चीज़ें। अब इसमें हमारे कौटिल्य ने 7 अंगों की बात की थी। पहला अंग जो था वो सिर था। ये सिर को स्वामी से डिनोट किया गया, जो स्वामी मतलब राजा से डिनोट किया गया। दूसरा जो था वो सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा था वो था अमात्य, जो आँख बोला गया, अमात्य को बोला गया। अमात्य मतलब मंत्री। ठीक है, तो मंत्री के बारे में चर्चा है। तीसरा जो चर्चा है वह है जनपद। जांग जो है उसको जनपद बोला गया, तीसरा जनपद। अच्छा, चौथा में कौन है, याद है कुछ? तो चौथा में जो है वो दुर्ग को बोला गया, चौथा नंबर दुर्ग है। 5वां नंबर जो आपके सामने है वो मुख से डिनोट किया गया कोष को, तो याद रखते चलिएगा सब। 6ठा नंबर जो है मस्तिष्क से दंड या बल को डिनोट किया गया। ठीक है। और 7वां नंबर है कान से आपको मित्र से डिनोट किया गया, तो 7वां नंबर जो आता है वो मित्र आता है। इतना मैंने बता दिया ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, तो मित्र की बात यहाँ पर हो रही है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है प्रथम बौद्ध संगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह संगति गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया। क्या ये सही है? इस संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी और इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो आपको कौन सा कथन असत्य लग रहा है बताइए। आंसर क्या होगा? ठीक, तो पहला नंबर ऑप्शन तो है वो सही है। दूसरे नंबर में अध्यक्षता क्या मोगलीपुत्र तीस किए थे या महाकश्यप किए थे? तो महाकश्यप किए थे। तो फिर मोगलीपुत्र तीस किसकी अध्यक्षता किए थे? तो ये तीसरा जो हुआ था जिसमें अशोक भी थे, उनकी अध्यक्षता ये किए थे। अच्छा, इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था, ये बात सही है। जैसे सूत पिटक को आनंद ने और विनय पिटक को उपाली ने, किसने? उपाली ने संकलित किया था। तो विचार करिए कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन तो हो गया हमारा 2, तो आंसर हो जाएगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन के संदर्भ में प्रांतों को क्या कहा जाता था, उनके प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांत को क्या विषय कहा जाता था, प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रांत को ग्राम कहा जाता था, उसके प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। तो कौन सा आपको कथन सही लग रहा है ये बताइएगा। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की बात करें तो सबसे ऊपर तो होता था साम्राज्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। साम्राज्य के नीचे होता था भुक्ति, जिसके प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के नीचे होता था विषय, जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। याद रखिएगा हर चीज़। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय साहित्य और उनके लेखकों को निम्नलिखित युग्मों को गलत सम्मिलित कीजिए। मालकाविगनिमित्रम कालिदास द्वारा रचित, क्या सही है? मृच्छकटिकम शूद्रक, किरातुर्जुनियम बहभूति और हर्षसहित बाणभट्ट। अब इसमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो बात ये सही है कि मालकाविगनिमित्रम को कालिदास ने लिखा है, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा है, लेकिन किरातुर्जुनियम को जो लिखा गया है वो भारवी द्वारा लिखा गया, भभूति द्वारा नहीं, भारवी द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
इन्होंने अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन इसमें किया है। अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो भभूति की रचना क्या है? तो मालती माधव, भभूति ने मालती माधव की रचना की थी, मालती माधव की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के सामाजिक आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहनों ने भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की। क्या आपको ये सही लग रहा है? समाज पूरी तरह से मातृसत्तात्मक था क्योंकि शासक अपनी माताओं के नाम धारण करते थे। तो सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो सातवाहनों के बारे में जान लीजिए कि सोने का सिक्के का जो प्रचलन करवाए थे ये इनमें इनका योगदान कुछ भी नहीं था। यानी सोना का सिक्का का इनमें कोई तरह के सोना का सिक्का ये जारी नहीं किए थे। ये शीशे और प्रोटीन का सिक्का जारी किए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं कहीं आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और नानाघाट जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि सातवाहनों ने भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों और वैद्य भिक्षुओं को कर मुक्त किया था। तो ये बात एकदम सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, समाज पूरी तरह से मातृसत्तात्मक था, ये सही नहीं है। ये सही है कि माताओं के नामों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन राजा के बाद राजा पुत्र बनता था, पुत्री नहीं बनती थी। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक है। हाँ, महिलाओं को सम्मान था, ये अलग बात है। तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन सा वर्ग उनके बताए गए 7 वर्गों में शामिल नहीं है? तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। पॉज करके आइए बात समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। बीपीएससी का P/Q भी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार करते समय P/Q को आधार बनाया मैंने, तो यहाँ बताते रहना जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा दासों की बात इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने दार्शनिक का बात किया था, कृषक का बात किया था, अहीर का बात किया था, व्यापारी का बात किया था, सैनिक का बात किया था, एकदम सही है, सैनिक का बात किया था, निरीक्षक का बात किया था और मंत्री का बात किया था। तो ये 7 लोग हैं जिनके बारे में चर्चा किया गया था, 7 वर्गों की चर्चा की गई थी। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संगम काल में कुल भूमि को 5 विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुरिंजी को मरुस्थल, मुल्लई को कृषि योग्य भूमि, मरुदम को समुद्र तट, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बताइएगा, आपको कोई पता है या नहीं पता है? बस इतना सोच लीजिए, क्योंकि पता है तो बता पाइएगा, नहीं पता है तो नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो आते हैं। कुरिंजी जो कहा जाता था वो पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता था, मरुस्थल को नहीं, पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता था। मुल्लई जो कहा जाता था वो चारागाह या जंगल को कहा जाता था, चारागाह या जंगल को कहा जाता था। मरुदम जो कहा जाता था वो कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कृषि, ठीक है, अगला है कुरुंजी के संदर्भ में, कुरिंजी पलाई के लिए प्रयोग। ठीक है, तो कुरिंजी को मरुस्थल नहीं बल्कि पलाई के लिए प्रयोग में लाते थे। ठीक है, तो कुछ बातें हैं। समुद्र तट के लिए नेदल का प्रयोग होता था, नेदल का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है, सम्राट हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चीनी यात्री ह्वेनसांग के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और कन्नौज की भव्यता का वर्णन किया। क्या ये सही है? हर्षवर्धन ने स्वयं संस्कृत के 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है। और हर्ष ने पूरे जीवन काल में केवल बौद्ध धर्म का पालन किया, अन्य धर्म को प्रतिबंधित किया। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। पॉज करके आप एक बार बताइएगा। तो ऐहोल अभिलेख के थोड़ा सा चर्चा तब तक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ऐहोल अभिलेख के बारे में जानिए कि इसी में हर्ष के हार का वर्णन भी किया गया है, हर्ष के हार का वर्णन भी इसमें किया गया है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी।
रवि कीर्ति ने इसको लिखा था, रचना कीर्ति मतलब लिखा था, ने लिखा था। ठीक है, तो तीनों सही है, बी सी तीनों सही है, डी गलत है। केवल बौद्ध धर्म नहीं, आपको पता होना चाहिए हर्ष के बारे में, शुरू में शैव भक्त थे, फिर सूर्य पूजा भी उन्होंने किया, फिर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं किसके सानिध्य में आकर, हुएन के सानिध्य में आकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध स्थल है लोथल। उसके बारे में बात किया गया कि यह साबरमती की सहायक भोगवा के तट पर स्थित है। यहाँ विश्व की प्राचीनतम कृत्रिम गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। तो लोथल के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो कहता है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन कौन सा कथन सत्य आपको लग रहा है बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन आपको सही लग रहा है बताइएगा। तो पहला जो साबरमती की सहायक भोगवा पर स्थित है बिल्कुल सही है। विश्व की प्राचीनतम कृत्रिम गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ ये भी सही है। लेकिन लोथल ही एकमात्र अपवाद है जिसकी सड़क जो है मुख्य मार्ग की ओर खुलता है ना कि पीछे की ओर। बाकी सभी स्थलों का जो दरवाज़ा है वो पीछे की ओर खुलता है, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला है उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था बताइएगा, आप बताइएगा। तो ये जाना जाता था, अच्छा संग्रहणी किसको कहा जाता था, संग्रहणी कहा जाता था कोषाध्यक्ष को, ये सुन लीजिए। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे, संग्रहणी कहते थे। सूत किसको कहते थे, तो राजा के सारथी को कहते थे, राजा के सारथी को बोला जाता था। अछवाप जो बोला जाता था वो पासे का खेल होता था उसको बोला जाता था। और बाघ दूध बोला जाता था जो कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। अब बहुत आसान क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक वाणी। तो आपको पता होना चाहिए कि सम्यक श्रद्धा यानी दर्शन की बात हो रही है, तो 1 2 3 तो सही है, वाणी शामिल नहीं है, क्योंकि वाणी की बात तो बौद्ध धर्म के अष्टांग में किया गया है। अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में किया गया है। ठीक है, तो ये इतना याद होना चाहिए। अगला है मौर्यकालीन कला के संदर्भों में स्तूपों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ये देखिए मेंस में भी आपको पढ़ना है, पीटी में भी क्वेश्चन आ गया। तो कहते हैं अंड स्तूप का वह भाग है जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, क्या सही है। हर्मिका स्तूप के शीर्ष के ऊपर स्थित चौकोर क्षेत्र है जिसे पवित्र माना जाता है। वेदिका वह रेलिंग है जो स्तूप के चारों ओर घेरा बनाती है। तो एक बात समझ लीजिए, ये दोनों सही है बी और सी। अंड स्तूप का वह भाग है जो बुद्ध के अवशेष रखता है, ये सही नहीं है। अंड के ऊपर भी होता है, वो होता है संदूक, संदूक में बुद्ध का अवशेष रखा हुआ है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कुषाण शासक कनिष्क के समय आयु चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म किन 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभाजित हुआ। आसान क्वेश्चन है, किसी को हार्ड भी लग सकता है। तो मैं बता दूं, यह विभाजित हुआ हीन और महायान में। हीनयान पुराने नियम पर चलता था, महायान जो था बुद्ध को देवता की तरह पूजता था, जबकि हीनयान महापुरुष मानते थे। तो इस तरह हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो ये तो 25 क्वेश्चन रहा, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ एक बार ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 9334710148 नंबर है। और अगर आप पूरा क्लास से जुड़ना चाहते हैं जिसमें ये टेस्ट सीरीज भी फ्री है 22 का 22, तो उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 1999 में क्लास आपको मिल रहा है टेस्ट के साथ। धन्यवाद।